टॉपिक नेम डालते हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अब हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये दो कंडक्टर हैं X एंड Y। X के अंदर करंट I फ्लो हो रहा है I1 और Y के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है और ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो X कंडक्टर X की वजह से Y पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और Y की वजह से X पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले X एंड Y जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब ये एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले कंडक्टर X के अंदर करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से Y पर हम करंट निकाल लेते हैं। Y पर करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगा के देखा तो कंडक्टर स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ वर्टिकल है और इसी के अंदर अंगूठे की डायरेक्शन में यानी थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस Y पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? इनवर्ड जा रही है। देखिए इनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो इसका रूल आप जानते ही हो कि अगर हम किसी कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ें कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टर जो है थंब के अलोंग हो जाए, तो थंब आपका करंट की डायरेक्शन बताएगा और आपकी जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। जो मुड़ी हुई आपकी उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो इतना समझ में आ गया। तो अब इसी रूल को लगाकर हमने Y पर क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड निकाली। I1 करंट की वजह से Y पर कितना, इस जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो कैसा आया? यहां से इस साइड में तो आउटवर्ड आ रहा है और इधर डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो कैसे बन रही है? इनवर्ड बन रही है। किसकी वजह से? इसे हम नाम दे देंगे B1, क्योंकि I1 करंट की वजह से इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कितनी? B1 इनवर्ड, यानी प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड। बिल्कुल इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और Y वाले कंडक्टर के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो क्या होता है? उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स कौन सा होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर पहले से
एक्स की वजह से, एक्स कंडक्टर की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाई कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ल ले लेते हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखो कंडक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, करंट की तरफ फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो कंडक्टर के अलाउंग हमने कर लिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ, तो हमने फोर्स कितना निकल गया है इस साइड में, कंडक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनसाइड, तो इनसाइड हमने लगाया तो क्या निकला इस टाइप से। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाला कंडक्टर दो है जो है लेफ्ट हैंड की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। देखो ऐसे, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड, तो हम उंगलियों को इनवर्ड की तरफ मोड़ेंगे और फोर्स किधर निकल आया, आपके थंब के अलोंग, तो फोर्स इस साइड में लगेगा। तो ये फोर्स ऐसे हमने ऐसे बोल दिया F1, ठीक है, ये फोर्स F1 की डायरेक्शन निकल आई। इसी तरीके से तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्स तो कितना आएगा, B1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो B1 निकाल लेते हैं। तो B1 निकाला तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई या फिर यहाँ पर 4 पाई का लो, आपकी मर्जी है। तो 2 पाई I1, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी R अपॉन R, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, यानी P पॉइंट पर X की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी निकल के आएगी, ठीक है, समझ में आया। अब फोर्स ऑन बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन बाई 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, तो F1 इक्वल टू होगा ILB sin 90, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हो कि जो B1 जो है प्लेन पेपर के परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रही है, तो sin 90, L और B के बीच में जो एंगल बना है वो sin 90 हो गया। तो फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1। तो F1 इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर करंट कितना है कंडक्टर के अंदर, I2, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1, ठीक है, और लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ L मान लो, लेंथ L है, तो कितना हो जाएगा, I2 L B1 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो, तो I2L और B1 की वैल्यू कितनी है, इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, इतना हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्लियर, I1 I2 इंटू L अपॉन R,
तो ये आपका F1 निकल आया। क्लियर। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लें, यहां पे लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L इक्वल टू 1, L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने पहला प्रोसेस किया था उसी तरीके से अब x पर फोर्स निकालेंगे I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और फिर दोनों फोर्स का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों फोर्सेज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। ठीक है, समझ में आया। दोनों की डायरेक्शन के ऊपर कंपेयर करेंगे, फिर एम्पियर डेफिनेशन देंगे। तो यहां पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं x पर, एक पॉइंट मान लिया हमने, Q मान लेते हैं Q। अब बाइक के अंदर करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 की वजह से Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। किसकी वजह से? कंडक्टर बाइक की वजह से, बाइक के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से Q पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, साथ में डायरेक्शन पता करेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से X पर कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं कि I2 करंट की वजह से Q पॉइंट पर B2 मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। कितनी बन रही है? B2 मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, और इस B2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर X पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, हम उसे मान लेते हैं F2 फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन अभी हमें उसकी ना तो डायरेक्शन की पता है, ठीक है, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट हम बाइक को क्या करेंगे, अपने हैंड में इस तरीके से लेंगे कि इसका करंट थंब के अलोंग हो जाएगा। तो I2 की डायरेक्शन थंब के अलोंग है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कि यहां से इस डायरेक्शन में आउटवर्ड निकल के आ रही है। देखो ऐसे इस साइड में, इसके दोनों तरफ देखना है, बाइक के दोनों तरफ देखना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो देखिए राइट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है और लेफ्ट साइड में बाहर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो कैसी हुई आपकी? अपवर्ड। क्या है? प्लेन पेपर, यानी बोर्ड के, जो हमारा जो बोर्ड है इसमें से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकल कर आ रही है। ठीक है, अब इसी की डायरेक्शन में, इसी के अकॉर्डिंग हम X पर फोर्स लगा लेते हैं। X पर कितना फोर्स लगेगा उसे निकाल लेते हैं। तो अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ल रूल अपना लेते हैं, मैक्सवेल का कर्ल रूल। तो कर्ल रूल क्या है? कंडक्टर की डायरेक्शन का अपवर्ड, तो हमने अपने हैंड को अपवर्ड कर लिया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल के आ रही है? बाहर की तरफ निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो हमने अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ ऐसे मोड़ा, तो फोर्स किधर निकल के आया? राइट हैंड, यानी बाई की तरफ लग रहा है फोर्स। किधर लग रहा है? बाई की तरफ। क्लियर? तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई, F2 की डायरेक्शन हो गई ये। तो इतना आपको फोर्स निकालना आ गया, इसकी डायरेक्शन पता करना आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से F1 की वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से F2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
बाई एट पॉइंट Q, ठीक है। तो B2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, क्योंकि R डिस्टेंस सेम है कि बाई कंडक्टर से Q पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी R ली गई है, ठीक है। ये दोनों वायर जो है R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर R डिस्टेंस ली है। क्लियर? तो इतनी मैग्नेट फील्ड हो गई। अब क्या करेंगे कि F2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन X ड्यू टू मैग्नेट फील्ड B2, ठीक है। फोर्स ऑन X कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I L B साइन थीटा, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की L, और B कितना निकल के आया हमारा B2, ठीक है, P2, और साइन 90। इतना समझ में आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर X पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई हो रही है, B2, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L मान ली हमने, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। तो इस तरीके से F2 कितना निकला, I1 L B2 साइन 90, और फील्ड की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे I1 L B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। तो ये आपका F2 ये फोर्स निकल के आया, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। फोर्स F2 पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ क्या निकल के आएगा, देखो F2, तो L यहां पर क्या लिख लेंगे, L इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो F2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड फोर्स निकल के आया न्यूटन में, जिसे सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि F1 एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड है, F1 एंड F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही है, अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इतना कॉपी हो गया। आगे देखते, तो मैं इस साइड का मिटा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर F1 और F2 के दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F1 वेक्टर F1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो F1 की डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि F1 की डायरेक्शन क्या है, एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्स डैश पर, एक्सिस पर एक्स डैश पर आ रही है, ठीक है। और उसी तरीके से ये पहला थर्ड इक्वेशन दे देते हैं इसे,
उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R I कैप। ठीक है, इस तरीके से हमने ये फोर्स की डायरेक्शन निकाली। अब इसी तरीके से सिमिलरली F2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F2 की डायरेक्शन x पॉजिटिव की तरफ है। F2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और इसमें हम क्या कर देंगे, कैप I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैप I। तो यहां पर माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है। कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर ये क्लियर हुआ, क्योंकि F1 में माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर I जस्ट यूनिट वेक्टर I के जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरीके से F1 एंड F2 बिल्कुल अलग हुए, यानी एक दूसरे के इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स F1 इक्वल टू फोर्स F2 माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ F1। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ F2 इज अपोजिट टू F1। then Newton's third law of motion, इज होल्ड। तो यहां पर आप देख रहे हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड हो रहा है, क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर भी देख सकते हो कि ये वाला फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू F2, या फिर द डायरेक्शन ऑफ F2 जस्ट अपोजिट टू F1। दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को लिखें तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दीज टू कंडक्टर्स X एंड Y अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि अगर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हैं और उन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी से एक और दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे। क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तभी भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड होगा। अगर हम किन्हीं दो कंडक्टर के अंदर
अब यहाँ पर देखिए कि ये दो कंडक्टर हैं, एक के अंदर ये x और ये y, I1 I2। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट होने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रेपेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं, हम निकाल के देख सकते हैं कि x की वजह से y1 पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन के आएगी, देखो इनवर्ड आएगी, तो यहाँ पर v1 कितनी आई, इनवर्ड आ रही है, ठीक है, इनवर्ड। और I2 की वजह से क्या आ रही है, यहाँ पर इनवर्ड आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी Q पॉइंट पर क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। देख लो, ऐसे लगाओ, इसकी वजह से नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सेम है, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अब हम क्या लगाते हैं, कर्ल रूल लगा लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में, ठीक है, फोर्स किधर हो गया, इस साइड में, तो इसकी वजह से हम फोर्स निकालेंगे F2, ठीक है। इस पे निकालो, ऐसे है, देखो ऐसे है नीचे की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इनवर्ड बोर्ड में, तो इस तरीके से फोर्स किधर आया, इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इस साइड में फोर्स की डायरेक्शन आएगी F1। तो आप देख सकते हो दोनों कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, B1 पर, B1 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, और B2 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों वायर एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब क्या जा रहे हैं, रेपल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, फोर्स ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेपल करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे। अगर कंडक्टर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो ये एक दूसरे को रेपल करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो इस तरीके से आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हों तो हम इन पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एम्पियर्स की एक डेफिनेशन निकाल लेते हैं, एम्पियर्स डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर हम ये क्या देखते हैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है r, इसे हमने मान लिया 1 मीटर, लेट कर लिया हमने r की, इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। ये कंडक्टर x है और ये कंडक्टर y है। अगर इसके अंदर करंट I1 कितना है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। और ऐसे ही इसके अंदर भी I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू ILB साइन 90, ILB साइन 90। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ILB साइन 90। तो फोर्स हमने वहां पर निकाल रखा है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और हमने लेंथ कितनी ले रखी है कंडक्टर की, 1 मीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, एंड R की भी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, वो 1 मीटर, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो इस कंडीशन में फोर्स कितना निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, पता है कि नहीं पता है,
तो देखिए म्यू की वैल्यू लगा लेते हैं हम। म्यू की वैल्यू क्या होती है, तो म्यू इक्वल टू होता है, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर एम्पियर, इतनी वैल्यू होती है। क्योंकि आपको पता है कि B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, नहीं टेस्ला में आएगी, यहाँ पर आएगी टेस्ला। तो B की वैल्यू कितनी होती है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर और अपॉन क्या लग जाएगा, एम्पियर मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और ये ऐसा हो जाएगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर निकल के आएगी। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी, इतनी। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, न्यूटन। अब किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर दो कंडक्टर हैं एक्स वाई और दोनों के अंदर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले ली जाए और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड हों, तो ये एक दूसरे पर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितने करेंगे, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। कब, जब दोनों कंडक्टर्स के अंदर I1 एंड I2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट, यानी 1 एम्पियर करंट होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर, कितने पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड होना चाहिए। या तो ये इनफाइनाइट हो या फिर हम इसे क्या ले लें, लेंथ को 1 मीटर ले लें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं when two conductors carrying current 1 amperes each and these conductors separated by 1 meter, the force act on each other is 2 into 10 to the power minus 7 meter, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। ठीक है, तो कितना लगेगा, इतना न्यूटन फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। तो ये एम्पियर्स डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम दो चार्जेस के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। दो चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। अगर दो चार्जेस बी वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इसी को हम देखते हैं I1 और I2 की तरह ही इसे भी अप्लाई करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि अगर दो कंडक्टर X एंड Y हैं, दोनों के अंदर करंट 1 एम्पियर है और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन अप्लाई करेंगे। ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा, तो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से F1 इक्वल टू F2, तो जितना पहला वाला अप्लाई करेगा उतना ही दूसरा वाला कंडक्टर भी एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। दो चार्जेज हैं, देखिए आप देखते हैं हम दो चार्जेस मूव कर रहे हैं अलोंग अ डायरेक्शन या फिर अपोजिट। एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से या फिर डिफरेंट वेलोसिटी से, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इन दोनों पर क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो दो चार्जेस Q1 Q2 ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये ऐसे B1 ये B1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और ये B2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में और एक दूसरे से कितने पर है, r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो इन दोनों के ऊपर ये फोर्स लगेगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
ठीक है, 4 पाई Q1 B1 Q2 B2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में इतना फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हम न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 B1, Q1 वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, Q2 वेलोसिटी का मल्टीप्लाई B2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इतना फोर्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स अप्लाई होगा। तो अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम, किसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन, कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों के ऊपर एक कंपैरिजन देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ये मैं मिटा रहा हूं, तो ये ध्यान में रखना, ये वाला अप्लाई होगा। क्लियर? तो जल्दी से लिख लो, द फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेज, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेज। तो दोनों के बीच में ये फोर्स निकल के आएगा। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। for Q1 and Q2 charges। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स Q1 एंड Q2 के लिए। अगर यहाँ पर मान लें Q1 एंड Q2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो करंट किन की वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो Q1 और Q2 को हम इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, Fe इक्वल टू होगा, कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स Fm से डिनोट कर दिया है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, Q1 B1 Q2 B2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अगर दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इफ Q1 एंड Q2 आर इलेक्ट्रॉन्स then velocity of electron is v equal to 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, लगभग अबाउटली इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसे इधर से साफ कर लेते। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड देते हैं, फर्स्ट डिवाइड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड दिया तो क्या आएगा हमें, Fe अपॉन Fm इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, Q1
बी, Q2 B। तो यहाँ पर Q रहने दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज सेम होगा दोनों के ऊपर। भाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, तो हमने इसे Q रहने दिया, इसे भी Q रहने दिया। यहाँ पर वेलोसिटी दोनों के लिए भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, अबाउट 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q से ये कैंसिल हो गए दोनों, और 4 पाई से 4 पाई। तो आपका क्या बचा, एफ ई अपॉन एफ एम इक्वल टू, भाई म्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और इसका इस साइड में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पर हियर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू होता है सी स्क्वायर। यहाँ पर वेयर सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? निकालो वैल्यू, निकालो जल्दी से, इसे सॉल्व करो। तो इतना लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी निकाल सकते हैं हम। तो 1 अपॉन म्यू नॉट और इतनी आ जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू सी स्क्वायर रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ एम इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर वैल्यू लगाओगे, और बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर नीचे रहेगा, समझ में आएगा नहीं, तो बी स्क्वायर नीचे रहेगा, तो 10⁻⁵ का स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 और इंटू अपॉन 10⁻⁻10। तो ये तो 16 हो गई, और ये 10 ये ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻10। तो टोटल वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻26, ठीक है, इतना। तो इसे अबाउटली हम लिख सकते हैं, अबाउटली लिख सकते हैं 10⁻27 अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 10⁻27, क्योंकि 9 इंटू 10⁻26 है, तो ये क्या कर सकते हैं, लगभग राउंड ऑफ लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से क्या होगा 27 हो जाएगी। तो हम इधर लिख देते हैं। तो एफ ई इक्वल टू कितना आया, 10⁻27 एफ एम। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई। यानी ये कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से 10⁻27 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। यानी इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से 10⁻27 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन था
इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बिटवीन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन।